हे मेट्स, सेलुलॉइड पैराडाइज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में ही एक छोटी सी स्पॉइलर अलर्ट रहेगी। आज बात कर ही लेते हैं मॉर्बियस के बारे में, सोनी की मूवी मॉर्बियस। तो आप लोगों का वक्त ज़रा भी बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मॉर्बियस मूवी को लेकर फैंस बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं, नाराज़ हैं। और फिलहाल IMDb पर मूवी की रेटिंग है 5.2। लेकिन मुझे मूवी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लगी है। अच्छी है, CGI अच्छे हैं, VFX अच्छे हैं और एक ओरिजिन मूवी के हिसाब से कहानी भी ठीक ठाक है। लेकिन सबसे बड़ी माइनस पॉइंट मूवी की ये हो गई है कि वेम्पायर्स के ऊपर काफ़ी सारे मूवीज़ ऑलरेडी हॉलीवुड में हैं और अच्छे अच्छे मूवीज़ हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्टर डैनियल एस्पिनोज़ा इतने अच्छे साबित नहीं हुए हैं। और वेनम, लेट देयर बी कार्नेज और मॉर्बियस, इन दोनों ही मूवीज़ की लेंथ बहुत कम रखी थी सोनी ने। शायद सोनी ने ये सोचा था कि लेंथ कम होने की वजह से मूवी अगर ख़राब भी बनी हो तो भी चल जाएगी, लेकिन ये फार्मूला इतना चला नहीं है। 1 घंटे और 44 मिनट की मूवी है, काफ़ी छोटी मूवी है, लेकिन फिर भी मूवी फैंस को पसंद नहीं आई है। तो हम डिस्कस करेंगे क्यों पसंद नहीं आई है, लेकिन पहले प्लॉट सम अप कर लेते हैं, कहानी के बारे में जान लेते हैं। ग्रीस में एक हॉस्पिटल कह सकते हैं आप लोग, या फिर एक शेल्टर होम जिसमें हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी हैं, वहाँ पर ब्लड डिजीज़ से भुगतते हुए बच्चे रहते हैं। और इस हॉस्पिटल या फिर हॉस्टल या फिर शेल्टर होम को चलाते हैं डॉक्टर निकोलस। वो इन बच्चों का इलाज भी करते हैं और इस शेल्टर होम के सामने ही एक स्कूल है जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते भी हैं। तो उसी हॉस्पिटल या फिर शेल्टर होम में एक बच्चा होता है माइकल मॉर्बियस। तो एक दिन उस शेल्टर होम में एक और बच्चा आता है जिसका नाम होता है लूशियन, और लूशियन का बेड माइकल के पास ही होता है, माइकल के बेड के पास ही होता है। और डॉक्टर निकोलस माइकल को कहते हैं कि इसका ख्याल रखना। और माइकल लूशियन को एक निकनेम देता है माइलो। और लूशियन से पहले उस बेड पर एक और बच्चा था, उसको भी मॉर्बियस ने माइलो निकनेम ही दिया था। शायद वो बच्चा अपनी डिजीज़ से जीत नहीं पाया और मर गया। तो एक दिन लूशियन, एक मशीन होती है, एक मशीन की मदद से माइकल और लूशियन ये दोनों ही सांस लेते हैं, या ये मशीन इन दोनों के खून में जो बीमारी है उसको कंट्रोल करके रखती है। तो उस मशीन में ख़राबी आ जाती है लूशियन की मशीन में, और उसे माइकल ठीक करता है। तो ये बात जब डॉक्टर निकोलस को पता चलती है तो निकोलस समझ जाता है कि माइकल काफ़ी होनहार है, और डॉक्टर निकोलस न्यूयॉर्क में एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में माइकल को पढ़ने के लिए भेज देता है, और उसकी फ़ीस भी माफ़ हो जाती है। ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए वहाँ पर पढ़ने की सुविधाएं होती है। माइकल लूशियन को छोड़कर न्यूयॉर्क चला आता है, लेकिन लूशियन से माइकल ये प्रॉमिस करता है कि एक दिन उन दोनों को ही जो रेयर ब्लड डिजीज़ है उस बीमारी का हल माइकल ढूंढ लेगा। और लूशियन के लिए माइकल एक चिट्ठी छोड़ जाता है। वो चिट्ठी लूशियन जब पढ़ रहा होता है तो उस सामने वाले स्कूल के कुछ और बच्चे, बड़े बच्चे, उम्र में बड़े बच्चे लूशियन को पीटते हैं। तो ये एक बुलिंग का सीन दिखाया जाता है जो बुरा लगता है देखने में, क्योंकि एक बीमार बच्चे को जो बैसाखी के सहारे चल पाता है उसको पीटते हैं ये बड़े स्टूडेंट, बड़े बच्चे। तो लूशियन को बचाता है डॉक्टर निकोलस आके, और काफ़ी साल बीत जाते हैं। अब माइकल मॉर्बियस, डॉक्टर माइकल मॉर्बियस है, वो बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट है, और उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड की ईजाद की है जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल ब्लड की मदद से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो इस वजह से वो अपने इस ईजाद को कंप्लीट नहीं मानते हैं और नोबेल लेने से मना कर देते हैं। माइकल मॉर्बियस ने काफ़ी पेशेंट्स की मदद की है, लेकिन ख़ुद की और लूशियन की मदद नहीं कर पाया है। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस की एक असिस्टेंट होती है डॉक्टर मार्टिन बैनक्रॉफ्ट, जो माइकल के एक्सपेरिमेंट्स के साथ जुड़ी रहती है। और लूशियन ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा अमीर है। लूशियन के पेरेंट्स को नहीं दिखाया गया है, डॉक्टर निकोलस ही माइकल और लूशियन के फादर फिगर हैं। लेकिन लूशियन के पास बहुत पैसा है और लूशियन पैसे डोनेट करता रहता है मॉर्बियस को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। माइकल और लूशियन या फिर माइलो, इन दोनों के ही हालत दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और ये माइकल समझ जाता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो माइकल जाता है कोस्टा रिका, और वहाँ पर पहाड़ी इलाके में जाके एक गुफ़ा के अंदर से वो काफ़ी सारे बैट्स को पकड़ के लाता है, चमगादड़ों को पकड़ के लाता है और अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करता है। माइकल ये एक्सप्लेन करता है मार्टिन को कि इन बैट्स की एक ख़ास बात होती है कि ये सिर्फ इंसानी खून पीकर ज़िंदा रहते हैं, और इंसानी खून ना पिए तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि उन पहाड़ी इलाकों में इन बैट्स को इंसान का खून मिलते कहाँ से हैं। खैर, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इन बैट्स पर माइकल के आखिरी एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। माइकल मॉर्बियस सक्सेसफुली एक चूहे के जीन के साथ इन बैट्स के जीन को मिलाकर अपना एक्सपेरिमेंट करता है, और वो चूहा सर्वाइव कर जाता है। अब माइकल अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, लेकिन ये इलीगल है,
और इस एक्सपेरिमेंट को सबसे छुपा कर करने के लिए माइकल एक शिप में इंटरनेशनल वाटर में जाता है, समंदर में जाता है, और उस शिप में कुछ मर्सिनरीज़ को वो हायर कर लेता है प्रोटेक्शन के लिए, और सिर्फ डॉक्टर मार्टिन बैनक्रॉफ्ट होती है उसके साथ। सो मार्टिन मदद करती है माइकल की बॉडी में इन बैट्स के जीन को डालने में, और माइकल भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन वो एक वेम्पायर में बदल जाता है, हमेशा के लिए नहीं। वो वेम्पायर में कन्वर्ट होता है कुछ वक्त के लिए, जब उस वेम्पायर को भूख लगती है या फिर प्यास लगती है इंसानी खून की। और उस शिप में मर्सनरीज़ का जो हेड होता है वो लैब में आता है और मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के साथ थोड़ी सी बदतमीज़ी करता है, और तभी मॉर्बियस जाग जाता है और सारे मर्सनरीज़ को मार डालता है। लेकिन उस एक्शन के दौरान मार्टिन भी बेहोश हो जाती है, लेकिन मॉर्बियस मार्टिन का खून नहीं पीता है, सिर्फ उन मर्सनरीज़ का खून पीता है, और पुलिस को या फिर समंदर में जो होते हैं शिप के ऑफिसर्स, दूसरे शिप के ऑफिसर्स, उनको कॉल करता है और अपने शिप का एड्रेस बताकर समंदर में कूद जाता है। मार्टिन अस्पताल में होती है और मॉर्बियस छुपते छुपाते अपने लैब में आता है और ख़ुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। वो कोशिश करता है कि वो इंसानों को मार कर उनका खून ना पिए, और वो अपने आर्टिफिशियल ब्लड को पीकर कंट्रोल करने की कोशिश करता है ख़ुद को। 2 FBI एजेंट्स होते हैं, एजेंट स्ट्राउड और एजेंट रॉड्रिग्स, जो इस केस की छानबीन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि शिप में जितने भी मर्सनरीज थे उनके बॉडी में खून का एक ख़तरा भी नहीं है। शिप की खबर न्यूज़ में आती है और माइलो को पता चल जाता है कि माइकल ने हल ढूंढ लिया है। तो माइकल के लैब में माइलो मिलने आता है, और माइकल को बिना पता चले वो सिरम माइकल ने बनाई थी ख़ुद की बॉडी पर इंजेक्ट करने के लिए, वो सिरम वो ले लेता है, और बाद में वो सिरम वो ख़ुद पर भी ले लेता है। और माइकल को इस बीच एजेंट स्ट्राउड अरेस्ट कर लेते हैं पूछताछ करने के लिए। तो इस वक्त माइकल भागने की कोशिश करता है और उसके पावर्स कैमरे में कैद हो जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि उसके अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स आ गई है। माइकल लॉकअप में होता है, माइलो उससे मिलने जाता है। तब तक माइकल को ये पता नहीं है कि माइलो ने भी वो सीरम लिया है। तो माइलो वहाँ से जब वापस आता है तो अपनी बैसाखी सेल के अंदर ही छोड़ जाता है, और माइलो माइकल के लिए आर्टिफिशियल ब्लड लेके जाता है ताकि माइकल उसे पीकर तंदुरुस्त हो जाए। और आर्टिफिशियल ब्लड का असर पहले माइकल की बॉडी के ऊपर 6 घंटों तक था, अब वो घटकर 4 घंटे 22 मिनट का हो गया है। तो माइकल को जब पता चलता है कि माइलो ने भी वो सीरम ले लिया है, तो माइलो को रोकने के लिए माइकल आर्टिफिशियल ब्लड पीता है और सबके सामने सेल तोड़कर बाहर निकल जाता है। मतलब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अब एक सुपर पावर्ड वेम्पायर बन गए हैं। ये एक माइनस पॉइंट है इस मूवी का। इससे आगे कहानी सिंपल हो जाती है। माइलो के अंदर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था इतने सालों से समाज के ख़िलाफ़, दुनिया के ख़िलाफ़, क्योंकि उसने काफ़ी बुलिंग झेली थी। तो माइलो का यही एजेंडा है कि अब उसके पास ताकत है और वो ढेर सारे लोगों को मारेगा, अपना गुस्सा बाहर निकालेगा, दुनिया को अपने कदमों में झुकाएगा। वो इनफैक्ट डॉक्टर निकोलस पर भी हमला कर देता है। मॉर्बियस निकोलस को बचाने के लिए आते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। माइलो को रोकने के लिए और ख़ुद को भी रोकने के लिए मॉर्बियस एक एंटीडोज बनाता है, जो ह्यूमन बॉडी में या फिर बैट्स के बॉडी में खून में फैलेटिन की लेवल बढ़ा देगा, और फैलेटिन की लेवल बढ़ने से खून में आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट काम करना बंद कर देगा, और ये एंटीडोज इंजेक्ट करना पड़ेगा सीधे हार्ट में। तो ये क्लासिक ड्राकुला या फिर वेम्पायर को मारने का जो तरीका होता था, हॉली क्रॉस से दिल पे वार करना, उसका ही एक मॉडर्न वर्जन हम कह सकते हैं, जो मॉर्बियस ढूंढ निकालता है। और फाइनल बैटल में वो माइलो के हार्ट में इंजेक्ट कर भी देता है ये एंटीडोज। इस बीच ये दिखाया जाता है कि मार्टिन बैनक्रॉफ्ट को माइलो अटैक करता है, और मॉर्बियस की ताकत बढ़ाने के लिए मार्टिन अपना खून पीने के लिए देती है मॉर्बियस को, और मॉर्बियस को पीना भी पड़ता है क्योंकि पिछले काफ़ी घंटों से वो इंसानी खून नहीं पी रहा था। तो वो कमज़ोर था माइलो के कंपैरिजन में, क्योंकि माइलो ने लगभग 4-5 लोगों को मारकर उनका खून पी लिया था। जब मॉर्बियस मार्टिन के बॉडी का खून पीता है, तब मॉर्बियस का खून मार्टिन के होठों पर गिरता है और वो खून का ख़तरा मार्टिन चख लेती है। और क्लाइमेक्स में हमें ये दिखाया जाता है कि अब मार्टिन भी एक वेम्पायर है। मतलब इंसानों का खून अगर पूरी तरह से माइलो पी लेता है या फिर मॉर्बियस पी लेता है, तब वो इंसान ज़िंदा ही नहीं बचता है, इसलिए वो वेम्पायर में तब्दील नहीं होता है। लेकिन मॉर्बियस ने मार्टिन का सारा खून नहीं पिया था, थोड़ा ही पिया था ताकत पाने के लिए, तो मार्टिन वेम्पायर में बदल जाती है आखिर में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है लॉजिक। सो एंडिंग में मार्टिन ज़िंदा है, माइलो मर चुका है, और मॉर्बियस एक फ्यूजिटिव बन गया है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि वो वेम्पायर बन चुका है, और वो फ़िलहाल
भागा हुआ एक अपराधी है। सो गाइस, बेसिक स्टोरी यही थी मॉर्बियस की। इस फिल्म में मॉर्बियस के पावर्स को काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। इनफैक्ट मॉर्बियस खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करके पता लगाता है कि उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। जो पावर्स दिखाई गई हैं वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन सेंसेस, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। इनफैक्ट वो उड़ भी सकता है, लेकिन अपने खुद की मदद से सोलो नहीं उड़ सकता है। मतलब एक सीन में ये दिखाते हैं कि वो एक ट्रेन के आगे जंप करता है और वो ट्रेन जो हवा को आगे धकेलती है तो उसकी मदद से वो भी एक तरह से उड़ता है। और आखिरी सीन में ये दिखाया है कि उसके आसपास एक बैट्स की सेना होती है। चमगादड़, बहुत सारे चमगादड़ उसके बॉडी के इर्द गिर्द एक घेरा बना लेते हैं और वो चमगादड़ उड़ते हैं, उनके साथ मॉर्बियस भी उड़ता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये देखना। और सबसे बड़ी खासियत है कि वो इको लोकेशन इस्तेमाल कर पा रहा है। इको लोकेशन कुछ एनिमल्स यूज़ करते हैं, ख़ासकर चमगादड़ ही यूज़ करते हैं। वो अपने साउंड को छोड़ते हैं और वो साउंड्स ऑब्जेक्ट्स पर जाकर लगने के बाद जो इको होता है, उस इको को सुनकर वो ऑब्जेक्ट्स के लोकेशन को ढूंढ लेते हैं। ठीक उसी तरह से मॉर्बियस भी वो पावर इस्तेमाल कर पाता है और काफ़ी दूर तक वो महसूस कर पाता है, या काफ़ी दूर अगर उसका टारगेट है, माइलो हो या फिर मार्टिन हो, वो एग्जैक्टली कहाँ पर है वो ढूंढ सकता है मॉर्बियस। और काफ़ी लंबे लंबे जंप कर सकता है। तो पावर्स को काफ़ी दिखाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है मूवी में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, CGI, VFX, एक्शन, कोरियोग्राफी ये अच्छे हैं मूवी में। लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पर नापसंद करने की वजह यह है कि मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत फास्ट आगे बढ़ती है मूवी। बहुत सारे पावर्स मॉर्बियस को मिल जाते हैं और मॉर्बियस को पता भी चल जाता है उन पावर्स के बारे में। विलन भी बहुत जल्दी बन जाता है माइलो, विलन को मॉर्बियस ख़त्म भी कर देता है बड़ी आसानी से। तो काफ़ी फास्ट हो जाता है कहानी पेस। और मूवी में कैरेक्टर्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं। यही बात वेनम, लेडेर भी, कार्नेज में भी थी। कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, गिने चुने ही कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द मूवी चलती रहती है। तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। थोड़े कैरेक्टर्स ज़्यादा होते और कैरेक्टर डेवलपमेंट्स अगर धीरे धीरे होता तो अच्छा लगता। लव स्टोरी भी बहुत ही फास्ट बन जाती है। लव स्टोरी को वो लोग सीक्वल के लिए भी रख सकते थे। तो इस वजह से मूवी इतनी अच्छी नहीं लगती है, जल्दी जल्दी चीज़ें होने की वजह से। और पहले ही पार्ट में डॉक्टर मॉर्बियस की आइडेंटिटी दुनिया को पता चल जाती है, ये मुझे पसंद नहीं आया। तो इतना जीनियस डॉक्टर अब छुपते छुपाते फिरेगा। तो इस पार्ट में इस बात को रिवील नहीं भी किया जा सकता था। सिर्फ ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ऐसा भी दिखाया जा सकता था। ये भी एक माइनस पॉइंट है। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि सोनी एक स्पाइडर वर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको मैंने नाम दिया है सोनीवर्स। मेरी प्लेलिस्ट का नाम है सोनीवर्स। लेकिन वेनम, लेडेर, कार्नेज और अब मॉर्बियस दोनों ही मूवीज़ इतनी खास नहीं बनी है। तो सोनी आगे स्पाइडर वर्स क्रिएट कर पाएगा भी या नहीं, ये एक सवाल बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सोनी बहुत जल्दी जल्दी इन विलन्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता है और बहुत जल्दी से स्पाइडर वर्स बनाना चाहता है और ढेर सारे पैसे कमाना चाहता है। और हम फैंस, मतलब वो कुछ भी बनाएगा और हम पसंद कर लेंगे, ऐसा एक उम्मीद लगाए बैठा है सोनी। तो अब आगे मॉर्बियस के बाद अपने स्पाइडर वर्स की प्लानिंग को ठीक से करने की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करूँगा कि सोनी ठीक से करेगा। इनफैक्ट सोनी ही वो स्टूडियो है जिसने क्लासिक स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी हम फैंस को गिफ्ट दी थी, इस दुनिया को गिफ्ट दी थी हम कह सकते हैं। उस क्लासिक स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी भी बीट नहीं कर पाया है, मेरा ये मानना है। नो वे होम भी नहीं बीट कर पाया है। अब भी स्पाइडरमैन का नाम लेने से टॉबी मैगवायर ही जहन में आते हैं। तो सोनी से उम्मीद है एक अच्छी स्पाइडर वर्स वो लोग क्रिएट करेंगे। ऊपर से मॉर्बियस की एंडिंग भी कंफ्यूजिंग है। सभी लोग गालियाँ बक रहे हैं सोनी को, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही वो मिड क्रेडिट सीन्स नहीं दिखाए हैं सोनी ने। मिड क्रेडिट सीन में बेसिकली ये दिखाया गया है कि एड्रियन टूम्स एक वल्चर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से मॉर्बियस के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है जब नो वे होम के इवेंट्स होते हैं। वो एक जेल के खाली सेल में होता है। इस यूनिवर्स में एड्रियन टूम्स के ऊपर कोई केस नहीं है, इसलिए वो जेल से छूट जाता है। और मॉर्बियस के इवेंट्स के शायद कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते बीत गए हैं और वल्चर मॉर्बियस को कांटेक्ट करता है। उससे एक सीक्रेट खाली वीरान जगह पर मिलने आता है अपने वल्चर सूट के साथ और उसको ये ऑफ़र देता है कि उन्हें मिलकर एक टीम बनानी चाहिए, यानी कि सिनिस्टर 6 फॉर्म करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस यूनिवर्स में वल्चर को अपना सूट कहाँ से मिला। और दूसरी बात यह है कि नो वे होम के एंडिंग में सभी कैरेक्टर्स जो स्प्लिट हुए थे, जो स्वाइप हुए थे, दूसरे यूनिवर्स में आ गए थे, वो अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। तो वल्चर को भी टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में वापस आना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं है। तो क्यों नहीं आया है, ये एक सवाल है। अब ये सोनी की गलती नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मॉर्बियस को डिले किया गया है। पहले वो जनवरी में रिलीज़ होने वाला था, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पहले। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को डिले किया गया, इस वजह से मॉर्बियस को भी डिले किया गया।
और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रिलीज़ से पहले मॉर्बियस को रिलीज़ किया गया, तो फिर भी ये मिड क्रेडिट सीन मूवी में है, इसको हटाया नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से मेरी जो थियोरी है, मैंने वीडियो बनाई है, अपने थियरीज़ रखे हैं, तो मुझे लगता है कि नो वे होम के एंडिंग में या फिर पूरे नो वे होम में जो इवेंट्स हुए हैं उनका मल्टीवर्स को लेकर इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। मल्टीवर्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है उसकी मेन वजह कुछ और है। इस वजह से वल्चर अपने यूनिवर्स में वापस टेलीपोर्ट नहीं हुआ है। तो वो थ्योरी के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो ऊपर आई बटन में आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और सोनी इतनी बड़ी स्टूडियो है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गलती वो करेगा। तो कुछ कनेक्शन है, कुछ सवाल है जिसके जवाब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिलेंगे। मूवी बहुत ज़्यादा ओवरऑल ख़राब नहीं है, आप लोग कम से कम एक बार तो देख ही सकते हैं। एक्टिंग सभी ने अच्छी की है, मैट स्मिथ की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जेरड लेटो भी अपने मैथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। एजेंट स्ट्राउड के रोल में टायर्स गिब्सन है, लेकिन उनका ज़्यादा काम नहीं है मूवी में। माइकल कीटन ने वल्चर का रोल प्ले किया है। माइकल कीटन MCU में या फिर मार्वल के यूनिवर्स में सिनिस्टर 6 फॉर्म कर रहे हैं और वो DC के यूनिवर्स में शायद जस्टिस लीग को फॉर्म करेंगे, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। एक ही एक्टर दो अलग अलग यूनिवर्स में दो अलग अलग टीम्स सेट करने वाले हैं, फॉर्म करने वाले हैं। वाइड इंटरेस्टिंग। आप लोग कमेंट्स में बताइए आप लोग मूवी को कितना रेट करेंगे, कितने स्टार्स देंगे आउट ऑफ 10 स्टार्स। और ये बताइए कि मिड क्रेडिट सीन्स सोनी की गलती है या फिर इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जुड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जुड़ा हुआ है। आप लोग अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। आज का कंटेंट इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी बडीज़ के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।